Hello, dear students. Welcome back to our channel Study Shark. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. बच्चे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आज हम लोग आपके इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 4 दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने वाले हैं बच्चे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। सो यू नॉट टू वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग दैट मैम इज ओनली गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश और ओनली गोइंग टू स्पीक इन हिंदी। आई एम गोइंग टू यूज बोथ द लैंग्वेजेस इन इक्वल पार्ट। ओके, so from the diary of Anne Frank. So this is a this is you can say an extract from diary of Anne Frank. So बेटा आपको पता है कि जो एन फ्रैंक की डायरी है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो उससे ही आपका ये एक सेगमेंट लिया गया है। ऐसा नहीं कर सकते थे पूरी डायरी एक ही में छाप दे, उसकी सेपरेट डायरी है वो बेटा, आप ऑब्वियसली पढ़ सकते हो बिकॉज कई बार पब्लिश हो चुकी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो हम लोग इस वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम लोग सारी चीजें समझेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। ठीक है, बिफोर यू रीड पार्ट में फटाफट रीड कर लेती हूँ। एनालिस मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929 February or March 1945 was a German born Jewish girl who wrote while hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis' occupation extended into the Netherlands. The persecution against Jewish population increased. The family went into the hiding in July 1942 in the hidden rooms in her father Otto Frank's office building. Okay. After 2 years hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within the days of her sister Margaret Frank, her father, Otto, and the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took the action to have it published with the English under the name of The Diary of a Young Girl. The diary was given to Anne Frank on her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. It was eventually translated from its original Dutch to many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. Described as a work of matured and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Okay. तो डियर एन फ्रैंक के बारे में आपने जान लिया। एन फ्रैंक कहाँ पे थी? जर्मन में रहने वाली थी, एक जर्मन जूइश गर्ल थी बेटा। आपको पता है जर्मन में नाजीज जो थी, हिटलर जो था उसका बहुत ज्यादा ये था कि भाई जूस को जो है वो मारते रहते थे। ये सब आपने क्लास 9 में भी बेटा नाजिज्म द राइज ऑफ हिटलर में पढ़ा है आपने, और उसमें आपने पढ़ा है किस तरह जो है हिटलर ने वहां पे जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी बेटा। आपकी क्लास 9 की बुक में डिटेल में दिया गया ये सारी चीजें, और जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा ऑब्वियसली उन बच्चों ने बहुत डिटेल में वो चीज जाके पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसमें बेटा क्या क्या बताया आपको भी, जूस को मारा जाता था और जूस को मतलब ऐसा बोला जाता था कि इनकी नाक कैसी है, 6 नंबर जैसी है, और स्कूलों में भी जो है इनको बाहर निकाल दिया जाता था। तो उसी चीज से मतलब इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भरा जाता था जहाँ इनको बहुत ज्यादा ब्रूटली जो है मारा जाता था। ये सब चीजें होती थी इनके साथ बेटा, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, है ना। तो वैसे जो ये थे एन फ्रैंक, इनके जो पूरा परिवार था, ऑटो फ्रैंक इनके पापा थे और इनकी बहन मॉर्गरेट फ्रैंक थी, ये सब लोग जो है छुप रहे थे ऑफिस में, मतलब कहीं पे छुप रहे थे। पर इनको जब ये पकड़े गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, इनको भरा, तो मतलब एन जो है, एन की मतलब आपको पता है कि यहाँ पे लिख रखा है कि एन डाइड व्हेन एन डाइड इन कब मरी थी वो, एक बार देखो बेटा डेट देखो। यस, तो बेटा एन भी जो है कहीं ना कहीं बच नहीं पाई थी उस समय। ठीक है, तो एन जो है आप देख सकते हो 1945 में एन जो है कहीं ना कहीं मर गई थी, क्योंकि ये सब चीजें वहां चल रही थी, जूस को मारा जा रहा था। लेकिन उनके जो पापा थे ऑटो फ्रैंक वो बच गए थे। तो तो उन्होंने जो उनकी बेटी एन फ्रैंक की डायरी है, देखा कि कितना अच्छा रिकॉर्ड बनाया मेरी बेटी ने, तो उन्होंने वो चीज जो है पब्लिश कर दी। एंड एन फ्रैंक डायरी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, यू कैन से बुक्स दैट इज रेड बाय लॉट ऑफ पीपल। सो इसी की मतलब जो डायरी है उससे एक छोटा सा सेगमेंट लिया गया है बच्चे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ओके,
तो बहुत सारी चीजें उससे पता चलेंगी। और बेटा हमेशा ये चीज में याद रखना कि जो लिटरेचर सप्लीमेंट्री जो भी चीज आप पढ़ते हो ना, उसमें से बेटा ये चीज अपने दिमाग में बैठा के पढ़ा करो कि मैम इससे ना हमारे कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड की ये चैप्टर से आपको समझ में क्या आया। भाई आपने लिटरेचर की कहानी पढ़ी कि ये ऐसी थोड़ा ना पढ़ दी कहानी, हमने कुछ ना कुछ वो आपको समझाना चाहते होंगे इसलिए पढ़ी होगी बेटा। तो मोरल वैल्यू जो आपको हर एक चैप्टर में दिए जाते हैं ना, उनको ध्यान से पढ़ा करो, ताकि अगर एग्जाम में कुछ भी मोरल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप फटाफट उसका आंसर लिख दो, ठीक है। और मैं आपको इस एंड के चैप्टर के एंड में जरूर बताऊंगी। ओके, let's start. Writing a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me then later or neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old school girl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all things off get all things off okay, wait, to get all kinds of things off my chest. Okay, it was kinds. Okay, तो बेटा ये एन फ्रैंक आपको ये बताती है बेटा कि क्या कहते हैं, डायरी लिखना कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस जो है, मतलब इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस समवन लाइक मी, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे लिए। नॉट बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। तो एन फ्रैंक कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else would be interested in the musings of 13-year-old girl. वो कहते हैं भाई कोई भी इंसान जो है इंटरेस्टेड नहीं होगा कि भाई हमें 13 ईयर यानी कि 13 साल की एक लड़की की कहानियां सुननी है ना। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, ये चीज मेरे को वैसे मतलब भी, मतलब वो कहती है कि इससे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, बट आई फील लाइक राइटिंग। वो कहती है लेकिन मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मेरे को लिखना चाहिए, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने अंदर जो मेरा भार है ना वो सारा बाहर निकाल दूं, यानी कि सब चीज लिख दूं, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या दिया है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये क्यों लिखा गया है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हर बार एग्जाम्स में आती है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो देखो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अब आपने देखा होगा लोगों का तो क्या होता है, बैठे हैं चार लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, बढ़िया मजा आ रहा है, गप मार रहे हो, सब चीज हो रहा है, अचानक क्या हुआ, वो बोर होने लग गए, सोच रहे क्या जो बातें करें रहने दो। लेकिन पेपर, और कई बार ऐसा भी होता है बेटा, लोग जो है आपकी इमोशंस की केयर नहीं करते, लोग जो है इतना आपको ध्यान नहीं देते कि यार अपना वह रोता है, हमें क्या करना हो रहा है, ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन पेपर, अगर आप अपने कोई भी पेपर में लिखोगे, पेपर इज अ नॉट लिविंग थिंग, ऑब्वियसली बेटा वो जो है ये नहीं बोलेगा कि यार नहीं मेरे को नहीं सुनना तुम्हारी बात, पेपर सुनते ही रहेगा, तो इसलिए उसके पास ज्यादा पेशेंस है ना। और वो किसी के सीक्रेट भी रिवील नहीं करता है। तो मेन रीजन बेटा, मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट इसमें होता है ना, कीवर्ड जो टीचर्स ढूंढते हैं एग्जाम्स में चेकिंग करते वक्त भी, वो होता है कि वो सीक्रेट रिवील नहीं करता है, वो सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देता है, ठीक है। I thought of saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, probably won't make any difference, ठीक है। तो ये वही बताती है बेटा कि पेपर के पास सच में ज्यादा जो है पेशेंस है, और उसके कई सारे रीजन भी अभी जो है ये आपको देगी, ठीक है, कि भाई सीक्रेट रिवील नहीं करता, सबसे पहला रीजन तो यही है, ठीक है। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in first place. In first place, I don't have a friend. अच्छा, अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, 13 साल की लड़की के पास फ्रेंड नहीं होगा। क्योंकि आजकल अगर आप बच्चों को देखो तो बेटा 10-15 फ्रेंड घुमा के भेजते हैं, 10-15 फ्रेंड जो है ये इनके पास होता है, और इंस्टाग्राम में जो है भेज रहे हैं कि भाई हम ना मतलब इंस्टाग्राम में इनकी आईडी शेयर हो रही है, वो हो रही है, मतलब इतने ज्यादा दोस्त हैं इनके। तो अब इसके दोस्त क्यों नहीं है, आपको बड़ी ज्यादा चुप रही होगी ये बात जो हम ये हम पढ़ते हैं। Let me put it more clearly, since no one may believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. तो एंड आपको क्लियर कर देती है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास लविंग पेरेंट्स है, एक सिस्टर है, और करीब 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं अपना दोस्त बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड। तो वो बोलते हैं कि भाई अगर आप ऊपरी देखो तो भाई मेरे पास हर चीज है, पर मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं, ठीक है, वो ऐसा बोलती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोलती है मैम, ये भी देख लेते हैं फटाफट बेटा।
ठीक है, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ माय फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. तो वो कहती है भाई हम लोग ज्यादा क्लोज नहीं आ पाते हैं और यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है शायद. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. इट कन्फाइड मतलब कि हम अपने पर्सनल और बेटा जो भी प्राइवेट थिंग्स है वो भी एक दूसरे को बता रहे हैं जस्ट क्योंकि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट है ना. मैं अच्छा यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है. इन एनी केस जस्ट एज दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. दिस is why I have started the diary. Okay, अब देखो, to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in my diary the way the most people would do. But I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. तो अब वो क्या करती है बेटा, वो जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं डायरी में जो है बहुत सारी चीजें जो है जॉट डाउन कर देते हैं, लिखते रहते हैं. ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मेरे को दूसरे लोगों की तरह नहीं करना, मेरे को तो इसको अपनी दोस्त की तरह रखना है. और उसने जो एन फ्रैंक है उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रख दिया बेटा, किटी रख दिया. अब हम आगे आते हैं. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक. तो इसका आंसर क्या है बेटा, यहीं पे आप देख लो. भाई ऐसा क्या है कि भाई उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. क्यों है डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस उसके लिए, क्योंकि because but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old school girl. ये पहला रीजन है इसका कि भाई उसको ऐसा लगता है कि कोई इंसान 13 साल की लड़की की म्यूसिंग यानी कि इसी कहानी में इतना ज्यादा बातों में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों होगा, है ना. तो ये चीज है बेटा. और तो इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, ये क्या कहते हैं कहीं ना कहीं आपके एन के लिए. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन. नेक्स्ट है, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी. एन को डायरी क्यों रखनी है, क्योंकि भाई उसको एक सच्चा दोस्त चाहिए. और एन का ये भी मानना है कि भाई पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. दूसरा, एन के पास हर चीज है. इन अ सरफेस इट फील्स लाइक दैट एन हैज एवरीथिंग, बट एन डोंट हैव वन रियल फ्रेंड टू whom एन could share everything and could share all her personal things and secrets. So that's why Anne want to keep a diary. ठीक है, next is why did Anne think she could confide more in a diary than in people, because बेटा paper has more patience than people. अब लोग तो क्या है भाई सीक्रेट रिवील भी कर देते हैं, उनके पास इतना पेशेंस नहीं है. पर पेपर है, नॉन लिविंग थिंग है, उसमें आप कुछ भी लिखोगे वो जो है सीक्रेट ही बना रहेगा. Since no one would understand the word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother till until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to the Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. प्लंक डाउन मतलब देखो बेटा यहाँ पे दिया है एन इनफॉर्मल वर्ड पुट डाउन इन कैजुअल वे. तो ये बेटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. सबसे पहले वो अपने फादर के बारे में बताती है कि भाई मेरे फादर का नाम जो है ऑटो फ्रैंक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत एडोरेबल फादर हैं जिनको मैंने आज तक देखा है. और फिर मदर के बारे में बताती है कि भाई इन्होंने इनकी शादी कब हुई थी, जब उसके पापा 36 ईयर्स के थे और उसकी मदर 25 ईयर्स की थी. और फिर उसकी सिस्टर है मॉर्गट. मॉर्गट जो है फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में बॉर्न हुई थी बेटा 1926 में. ठीक है, और फिर जो आपकी एन है वो 12 जून 1929 में बॉर्न हुई थी. तो दोनों के बीच में बेटा 3 साल का गैप है. आई विल लिव इन द फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4. और फिर जो एन है वो फ्रैंकफर्ट में ही रह रही थी 4 4 साल तक जब वो थी. उसके जो उनके फादर थे वो हॉलैंड चले गए थे 1933 में. फिर उनकी जो मदर थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी जो है हॉलैंड चले गई थी सितंबर में ही. उसी वक्त सितंबर में ही वो भी चले गई थी. उसके बाद फिर बेटा मॉर्गट जो थी वो कहीं ना कहीं मॉर्गट और उसको कहा गया था कि आप एचिन में ही रहो अपनी ग्रैंडमदर के साथ. मॉर्गट जो है फिर बाद में हॉलैंड चले गई थी इन दिसंबर एंड जो एन थी वो फेब्रुअरी में जो है वहां गई थी. ठीक है,
I started right away at a Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first forum. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में गई। वहां पे वो तब तक रही जब तक वो 6 साल तक की थी। उसके बाद फिर उन्होंने अपने पहली क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास में उन्होंने एंटर लिया इन द सिक्स फॉरम। सिक्स फॉरम मतलब बेटा उनके वहाँ जो है फॉर्म कहते हैं, मतलब सिक्स फॉरम मतलब कि यार जब वो सिक्स क्लास में थी। माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी बोथ वर इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो उनकी हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल मे बी वो जो स्कूल था वो सिक्स क्लास तक था, या फिर एंड सिक्स क्लास के बाद उस स्कूल को लीव कर रही हो कहीं और जा रही हो। तो वो जो मिसेस क्यूप्रस थी उनके साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था बेटा, इसलिए दोनों जो है टीयर्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे जब वो जा रही थी एंड फ्रैंक। ओके, इन समर 1941 माय ग्रैंडमा फेल इल एंड आई हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो बेटा 1941 में जो उनकी ग्रैंडमा थी, दादी थी, वो ज्यादा बीमार थी, तो एंड उनका एक ऑपरेशन कराना पड़ा था, तो उनका जो बर्थडे था बहुत ही ज्यादा कम सेलिब्रेशंस के साथ चले गया था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। उसके बाद जनवरी 1942 में उनकी जो दादी थी वो जो है मर गई थी। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो अब एन कहती है कि किसी को नहीं पता कि मैं उनको कितना ज्यादा प्यार करती थी और कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. Now the four of us are still doing well, and that brings me to the present date 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो बेटा अभी जो कहती कि भाई चार जो हम लोग हैं, मेरी बहन मॉरगॉट, मैं, ऑटो फ्रैंक मेरे पापा, और जो इदित हॉलैंडर फ्रैंक है मेरी मदर, हम सब लोग तो बड़ा बढ़िया कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। और प्रेजेंट डेट है 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन टू माय डायरी, यानी कि अब मैं आपको इस डायरी में पूरा डेडिकेशन के साथ हर चीज जो है फ्रैंक जो है अपनी डायरी में शेयर करती है। ठीक है, अब बेटा आता है ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ डायरी? बिकॉज उसको ऐसा लगा था कि अगर वो डायरेक्टली स्टार्ट कर देगी डायरी लिखना तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, कि पहले उसको अपना इंट्रोडक्शन भी तो देना पड़ेगा, बीच बीच में वो उन लोगों का भी नाम लेगी, है ना, जैसे मॉरगॉट का, उसकी मदर का, इडिट का, उसका फिर उसके फादर है ऑटो फ्रैंक, उनका नाम ले सकते हैं। तो उन्होंने पहले जो है ब्रीफ स्क्रैच प्रोवाइड करवा दिया ताकि इसको कंफ्यूजन ना हो अगर कोई रीड करता है तो। ठीक है, सो इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे कि एंड प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ सो दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन दैट रीडर might have while reading the diary. Okay, because she would take the names of her family members often while writing the diary. So that's why she provided a brief sketch so that everybody is already introduced to the family members of Anne. Okay, next is what tells you that Anne loved her grandmother. तो आपको पता है बेटा यहाँ पे एन क्या बोलती है, एन सेज दैट हर ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 एंड देन शी सेज वन लाइन दैट नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 was intended to make up for her. So Anne has said in her diary that the birthday celebration in 1942 was intended to make up for her grandma and make up for the other, and grandma's candle was also lit along with the rest. उसके बाद फिर बेटा ये जो चीज उसने कही, यही चीजों को बेटा आपको डिस्क्राइब कर देना है इस वाले क्वेश्चन में अगर उसकी ग्रैंड मदर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट में हम आ जाते हैं द सैटरडे 20 जून 1942। तो डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boot. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which teacher will decide who will move up to the next forum and who will be kept back. The half the class is making bets. Okay, GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of our class should kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. तो भैया ये लाइन सुन के तो सब बच्चों को खुशी हो गई होगी कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑफ द अर्थ। तो बेटा वही चीज हो रही है जैसे आपके स्कूल में होता है, जब टीचर जो है रिजल्ट लाती है तो बच्चों को बड़ा वो होता है घबराहट टाइप की कि यार मेरा मैं पास हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, अच्छा मैं पास हो गई होंगी या नहीं हो रही होंगी। तो मतलब ये जो कंफ्यूजन है इसमें हम लोग कई बार बेट भी लगाते हैं,
छोटी-छोटी बेट लगाते हैं वैसे तो मतलब बहुत मतलब बच्चे लगाते ही हैं, जैसे ₹1 के सिक्के की शर्त लगा रहे हैं, वैसे आजकल तो ज़्यादा शर्तें लगने लग गई है। पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? तो वही इनके स्कूल में भी हो रहा था, बेट लगा रहे थे कि भई तुम जाओगे, नेक्स्ट फोरम में नहीं जाओगे, तुम यहीं पे बैठे रहोगे या फिर जाओगे, ये उनके वहाँ भी शर्त लग रही थी, ठीक है? तो अब ये एंड ये बता दी कि भई उनके क्लास में इतने ज़्यादा ऐसे बच्चे थे, मतलब बेवकूफ टाइप के डमीज़ थे कि ऐसा लगता मतलब ऐसा होना चाहिए था कि पूरी क्वार्टर ऑफ द क्लास जो है वो मतलब नहीं जाएगी नेक्स्ट फोरम में। लेकिन वो बोलती है फिर तो टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीचर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि टीचर्स के बारे में हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये इस बच्चे को जो है आगे वाले नेक्स्ट फॉरम में भेजेंगे नहीं भेजेंगे, तो ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते अपने आप में, ठीक है? I am not I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. तो अब वो एन कहते हैं कि मैं मेरे को अपनी जो गर्लफ्रेंड्स हैं यानी कि एन की जो फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स मतलब जो गर्ल फ्रेंड्स हैं यानी कि जो उसकी फ्रेंड्स हैं, ठीक है? गर्लफ्रेंड मतलब यही तो होता है बेटा, यानी कि वो गर्ल है और उनकी दोस्त हैं, ठीक है? तो वही एंड माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने बारे में और जो मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं उनके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं कर रही, क्योंकि हम लोग जो है पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। तो वो कहती कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट जिसका बारे में श्योर नहीं हूँ वो मैथ्स है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट until then we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with my all teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. मिस्टर कीजिंग, अब देखो बेटा यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। मिस्टर क्यूप्रस बहुत अच्छी थी, उनके साथ एंड के अच्छे रिलेशंस थे। एंड जब 6th स्टैंडर्ड के बाद वहां से मूव करती है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से, तो फिर उनका एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल भी होता है। लेकिन कीजिंग कीजिंग जो है उनके साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं थे एंड के, ठीक है? The old foggy who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much. तो एन कहती है कि भाई वो मेरे से बड़े परेशान रहते थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, ठीक है? नेक्स्ट is several after several warnings he assigned me extra homework an essay on the subject of chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? तो अब एन कहती है कि भाई चैटर बॉक्स से वो सब्जेक्ट देते थे मेरे को कि भैया इसमें ऐसे लिखो। अब आप खुद ही बताओ चैटर बॉक्स में मैं क्या ही लिखूंगी। I would worry about that later, I decided. I jotted down in my little in my title in my notebook, tucked it within my bag, and tried to keep quiet. That evening, I would have finished the rest of my homework. The note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. तो अब एन कहते हैं कि भाई रात को जब मैंने अपना होमवर्क कर लिया था तब मेरे को जो ध्यान आया कि यार एक ऐसे भी तो लिखना था, और तब वो अपनी फाउंटेन पेन की टिप जो है चपा चपा के जो है सोच रही थी कि भाई क्या लिखें इस बारे में, क्या लिखें। एनीवन कुड रेम्बल एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड। अब वो कहते हैं भाई कोई भी इंसान को जब ऐसा होमवर्क मिलता है तो वो क्या करते हैं भाई बड़े बड़े स्पेस छोड़ देते हैं वर्ड्स के बीच में, दिखाने के लिए कि मैम देखो हमने तो पूरा पन्ना भर दिया। पर मैम क्या बेवकूफ है? उनको नहीं पता कि बेटा आप इतने बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ के जो है पन्ना भरने के लिए कर रहे हो ऐसा, है ना? तो वो ये कहती है बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रूफ नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये मकसद नहीं है, मकसद ये है कि मैं कैसे अपने सर को कन्विंस करूं कि टॉकिंग जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है, टॉकिंग की नेसेसिटी है कुछ चीज, है ना? आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। तो अब उन्होंने सोचा सोचा फिर उनको एक आइडिया आया। आई रोट 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी एंड आई वाज सेटिस्फाइड, ठीक है? तो उसने उन्होंने 3 पेजेस लिखे, ठीक है? और मिस्टर कीजिंग ने जो उनको असाइन किए थे और वो सेटिस्फाइड थे। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज क्वेश्चंस में भी आती है कि भाई ऐसा क्या आर्ग्यूमेंट एंड में जो है मिस्टर कीजिंग के सामने रखेगी वो जो है मान गए। तो इसका पहला तो ये है कि आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर द कंट्रोल। तो कहते हैं कि भाई टॉकिंग यानी कि बात करना तो स्टूडेंट का ट्रेड है, यानी कि एक उनकी आप कह सकते हो एक उनकी खासियत है, या ये तो उनका होता ही है, ये तो है ही, वरना वो स्टूडेंट क्यों कहलाएगा, वो तो उनकी ट्रेट ही है। ये वो कहती है कि भाई टॉकिंग इज द स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट कंट्रोल, यानी कि मैं अपना जो है बहुत अच्छा करूंगी कि मैं उसको कंट्रोल कर सकूं, मैं कोशिश करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड
if not more, and that there is not much you can do about the inherited traits. तो वो कहती है कि भाई मैं पूरा तो अपने को क्योर नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं चुपचाप ही बैठ जाऊं, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा बात करती है और ये इनहेरिटेड ट्रेड्स है, इसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब देखो, मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the last lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. Incorrigible chatterbox means something that cannot be corrected. Okay, next is I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about two whole lessons. ठीक है, दो lessons तक उनको कोई complaint नहीं थी. However, during the third lesson, he would finally had enough. And Frank, as a punishment for talking in the class, write an essay entitled क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो अब ये वाला उनको लेसन मिला था। अब इसमें भी उनको जो है फिर से जो है लिखना था, क्या कहते हैं, ऐसे। लेकिन इस बार वो ऐसे नहीं लिखते, इस बार वो कुछ इनोवेटिव करती हैं, पोएम लिखते हैं। क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, थॉट आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of cheddar boxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sane, who is good at poetry, offered to me to write an essay from the beginning to end in the words, and I jumped for joy. Okay. uh, Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make for sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. तो फिर उन्होंने अपनी पोम खत्म करी और वो बहुत सुंदर पोम थी. It was about mother duck and father swan with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked so much. ठीक है, तो मतलब इसमें वही दिखाना चाहती है कि भाई अगर बच्चा बहुत ज्यादा बात कर रहा है तो उसको इतना डांटना थोड़ी ना चाहिए. Luckily, Mr. Keesing took the joke in a right way. He read the poem in the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have never been allowed to talk. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. ठीक है. On the contrary, Mr. Keesing always making jokes these days. ठीक है. तो ये थी उसकी पूरी कहानी, and this is written by the Anne. ठीक है, yours and so extracted from the diary of young girl and with slight adaptation. Okay, adaptations यानी कि थोड़ा सा change करा है. Oral comprehension check. Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? Because Anne talked so much. What did he ask her to do? He asked her to write an essay on Chatterbox. Then next, how did Anne justify her being Chatterbox in an essay? So Anne said that it is student trade. It is student trade to talk, and also she had inherited the talking skills from her mother, and she could not completely cure it. Okay. Next is, do you think Mr. Keesing was a strict teacher? So I think that Mr. Keesing was a strict teacher. That's why again and again, was assigning essays to Anne. What made Mr. Keesing allow Anne to talk in the class when Anne write the poem in, mother duck and father swan with their three ducklings, and the father, beat, basically, uh, here what is written, see in the poem, बच्चे. इट इज रिटन दैट फादर ने जो है उनको इतना ज्यादा मारा कि उनकी जो है वो जो है मर गए थे, जो डकलिंग्स थे, ठीक है. Who were beaten to death by the father because they quaked so much. So in this poem, Anne wanted to show that we should not, basically scold students just because they are talking so much, or beat them, or assign them any homework. Instead, we should allow them to talk. So Mr. Keesing took the joke in the right way, and from there onwards, Anne was allowed to talk in the class, and she didn't got any homework. Okay, so next is, was the was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of 13-year-old girl? I think that Anne was not right, because something, if something is very interesting, and it is giving some, basically whatever we are writing, it is related to some some things. Okay, suppose if अगर कोई बेटा 13-year-old kid है और वो एकदम अच्छी राइटिंग लिख रहा है, वो एकदम ऐसे चीज लिख रहा है कि भाई जो लोगों को भी समझ में आ रही है और काफी सही भी है, उसमें मोरल वैल्यूज भी है बहुत सारी, उसके खुद के ओपिनियंस हैं जो कि कहीं ना कहीं और लोगों से भी मैच करते हैं, तो ऑब्वियसली लोग जो है उसकी रीडिंग कर उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे. तो इस
इसमें मेरे को नहीं लगता कि एन जो है करेक्ट है. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ राइटिंग और जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शंस. Compare these with what Anne writes in a diary and what languages was the diary originally written in. In what way Anne diary is different? डिफरेंट. ओके, तो बेटा ये आप पढ़ना, ये तो बहुत ये क्वेश्चन जो है बेटा ये तो आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये वो देखना चाहते हैं कि कितना बच्चा ध्यान से पढ़ा है बिफोर यू रीड पार्ट में भी. वैसे इसका आंसर बहुत सिंपल है. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ फैमिली. ये तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया. ठीक है. डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर. तो इनसाइडर ऑब्वियसली. How does Anne feel about her father, her grandmother, Mr. Cuprus, and Mrs. Cuprus, and Mr. Keesing? What do these tell you about her? तो अगर मैं एन के फादर की बात करूँ तो एन अपने फादर को बहुत अच्छा मानती थी. ग्रैंड मदर की बात करूँ, ग्रैंड मदर को भी बहुत अच्छा मानती थी. इसलिए जब उसका बर्थडे थे 1942 में सेलिब्रेशन हुआ, तब भी उसने कैंडल जो है ग्रैंड मदर के लिए मतलब जला के रखी थी. उसके बाद मिस्टर मिसेस क्यूप्रस के बारे में बात करूँ तो जब वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से जा रही थी तो शी हैड एन हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल and Mrs. Cuprus and both were very emotional at that time. Then Mr. Keesing की बात करें तो Mr. Keesing was very strict and Anne didn't have good relations with Mr. Keesing, so he would always assign Anne to write an essay on different topics because she talked so much. Next is, and what does Anne write in her first essay? So in her first essay, Anne writed the arguments why she talked so much. So she came with two arguments that first it is a student trait to talk, and second she could not cure it completely because she has inherited this trait from her mother. The next is, Anne says the teacher are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? So yes, but Mr. Keesing is also unpredictable because every time Anne is writing the essay, but Mr. Keesing, Mr. Keesing is also, every time assigning Anne to write an essay. So Anne is not able to predict that whether Mr. Keesing would, appreciate this essay and he would allow me to talk in the class or not, isn't it? What do these statements tell you about Anne Frank as a person? We don't seem to be able to get closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we do not confine with each other. तो आप ये कह सकते हो बेटा एन थोड़ा बातें अपने अंदर ही रखती है, वो इतना ज्यादा बाहर जो है बता नहीं पाती, अपने को कन्फाइड नहीं कर पाती. ठीक है. नेक्स्ट है, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन माय डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, एंड आई वुड बट आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड. ठीक है. तो ऐसा वो नहीं करना चाहते, इसका मतलब वो डायरी में अपनी सारी चीजें शेयर करना चाहती है. सो ये इस समय ये चीज पता चलता है. देन मॉर्गेट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर एंड फॉलोड इन द जर्मनी. आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, सॉरी, व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मॉर्गेट. तो ये वो कहते हैं कि भाई फिर मैं भी वहां आ गई थी. तो इससे पता चलता है कि जो एन फ्रैंको मानती कि वो एज अ बर्थडे प्रेजेंट वहां आई थी और उनको बड़ी खुशी होती है कि चलो मैं भी अपने परिवार वालों के साथ आ गई. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of a class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. तो इससे उनको ये पता चलता है कि एन को अपने क्लास के मेंबर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और वो बहुत ज्यादा अटेंटिव रहती है, तभी तो उनको ये सारी चीजें पता है कौन कौन डमीज है. ठीक है. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove necessity of talking. तो इसमें हमें ये पता चलता है कि एंड जो है मतलब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं रियल आर्ग्यूमेंट्स के साथ आती है और वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है चीजों को. ठीक है. तो नेक्स्ट है हमारा ये चीजें. तो थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज बेटा ये तो हम लोग मेन जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको करवाई दी है. इसको भी बाद में अगर टाइम बचेगा तो हम लोग करेंगे, पर फिलहाल हमारा जो चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विथ वन पोम दैट इज इन दिस यूनिट ओनली, द बॉल पोम. I think so it is the ball poem that we are going to cover. Okay, so thank you so much dear student watching this video, and if you like the video please subscribe the channel for more updates.